बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे पहले एफआईज के डेटा की। तो एफआईज के डेटा में एफआईज ने कल एक बार फिर बड़ी सेलिंग की है। हालांकि डीआईज ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। करीब 4600 करोड़ रुपए की सेलिंग की है एफआईज ने और 4518 करोड़ रुपए लगभग इक्वल क्वांटम के साथ ही डीआईज भी उतरे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वीक कल के सेगमेंट में होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो शेयर्स थे उनमें जो लार्ज कैप थे खास तौर से उनमें गिरावट ज़्यादा थी। हालांकि कल मिड कैप स्मॉल कैप पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था। यही मार्केट में आम निवेशक चाहता है कि उसके शेयर्स कम से कम बढ़ते रहें, तो वो डीआईज ने सपोर्ट कर दिया था। लेकिन आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो अमेरिकन मार्केट्स तो यहाँ पर मामूली गिरावट के साथ ही बंद हुआ। डाउ जोन्स हालांकि नैस्डैक में तेजी थी। वहाँ पर अगर हम देखें तो शंघाई में करीब 1/4% की बढ़त, हैंसेंग में करीब ½ की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निक्केई करीब 1% नीचे और कोस्पी करीब 1% नीचे। तो कल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स में आज कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खोते हुए नजर आई है, क्योंकि खासतौर से चाइना को छोड़ दें तो बाकी एशियन मार्केट्स थोड़ा वीक देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। कौन से शेयर्स हैं जो आज के सत्र में टॉप गेनर्स बने हुए हैं। तो एक्सो इंडिया यहाँ पर करीब 11% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सिप्ला में करीब 7.5% का उछाल, एलएनटी में करीब 6.5%, रेडिंगटन करीब 6%, रिलैक्सो करीब 5.5%। तो एलएनटी और सिप्ला तो रिजल्ट्स वाले शेयर, उनका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। रेडिंगटन के हालांकि रिजल्ट्स परसों आए थे तो उसका इंपैक्ट कल भी देखने के लिए मिला, आज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक अच्छी तेजी रेडिंगटन में पिछले 2 सत्रों में देखने के लिए मिली, अच्छा बाउंस बैक। साथ ही देख लेते हैं कुछ एक शेयर्स जो कि आज के सत्र में वीकनेस दिखा रहे हैं, तो उन पर नजर डालें। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग यहाँ पर रिजल्ट्स वीक आए हैं, उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 7% ये काउंटर नीचे है। 5 स्टार यहाँ पर करीब 5.5% की गिरावट, टेक महिंद्रा 4%, एवी कैपिटल आफ्टर रिजल्ट्स 4% नीचे, वी मार्ट करीब 4% नीचे। तो कुल मिलाकर जो शेयर हैं ज़्यादातर वो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट से ही प्रभावित हैं। कुछ जी कुछ और काउंटर जो कि हम नज़र डालेंगे, और क्योंकि उन पर कुछ एक खबरें हैं और कुछ एक सेक्टोरल खबरें हैं, तो वो देख लेते हैं। आज जो बड़ी खबर है वो है ग्लोबल खबरों में अमेरिकन जीडीपी, जहां पर हमने देखा कि Q3 जीडीपी 2.8% की साथ ग्रो करी है। Q2 में जो अमेरिका की जीडीपी थी वो 3% रही थी, तो वहाँ से घटी है जीडीपी 2.8% पर आई है। अगले हफ्ते हालांकि फेड की बैठक होगी जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। महेश सर, बड़ा इवेंट है फेड का नेक्स्ट वीक में, और पहले मैं जीडीपी की बात करूंगा। अमेरिकन जीडीपी चूंकि वीक रही है, उसका एक इम्पैक्ट माना जा सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज पर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर स्लो होगा तो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर वहाँ पर जो स्पेंडिंग होगी वो कम होगी, और उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पर साफ तौर पर विजिबल भी होता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, और थोड़े बहुत ऑलरेडी रन हो चुके हैं उसके कारण से कूल ऑफ ईयर। जैसे टीसीएस के रिजल्ट थे अपने, टीसीएस के रिजल्ट थोड़े से म्यूटेड थे, तो उसके कारण से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा डाउन साइड आएगा, तो वो है। और बाकी ये अगर जीडीपी के नंबर इतने खराब, इतने भी डाउन नहीं है, और छोटे से थोड़ा सा डाउन है, बट ये रेट कट के लिए काफी है। हमारे हिसाब से रेट कट एक्सपेक्टेड है, और अमेरिका में ये अगली फेड में वापस से 25 पिप्स आ जानी चाहिए जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं। बट आईटी में स्पेसिफिक वही है कि अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वापस से करना पड़ेगा। बट ये यही आईटी सेक्टर थोड़ा सा डिप मिलता है तो फिर वापस से वैल्यू बाइंग भी बन जाएगी, कारण क्योंकि स्लोली स्लो पेस में आप देखेंगे ओवरऑल धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कुछ एक पैरामीटर पे हो रहा है। अब इलेक्शन है, और इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे यूएस के अंदर, तो यूएस के इलेक्शन के बाद में वापस से बाकी बाजारों की स्थिति धीरे धीरे सुधार होता है। तो अब इलेक्शन का रिजल्ट जैसे करीब है, तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि वापस से थोड़ा सा अब वापस से रिलीफ जो है वो बाकी मार्केट्स को भी मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, कोर सेक्टर ग्रोथ कल देखने के लिए मिली। इंडिया की सितंबर मंथ की 2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। हालांकि अगस्त में डेटा थोड़ा ख़राब आया था जिसमें कि नेगेटिव डी ग्रोथ कह सकते हैं हम, कि नेगेटिव साइड पर देखने के लिए मिला। कोर सेक्टर ग्रोथ अगस्त में -1.6% थी, और इस बार की जो ग्रोथ है उसमें जो मेन पैरामीटर्स हैं जहां पर कि बाउंस बैक देखने के लिए मिला वो था माइनिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, जिसमें कि अगस्त के मुकाबले सितंबर का डेटा बेहतर आता हुआ दिखाई दिया। सर, कैसे देख रहे हैं माइनिंग और सीमेंट कंपनियों को
क्योंकि हमने देखा कि रिजल्ट्स तो अभी सभी कंपनीज के चल रहे हैं, कुछ एक के आ चुके हैं सीमेंट में भी, और माइनिंग में भी कोल इंडिया जैसी कंपनीज के आ चुके हैं। हालांकि उनके तो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो ही चुका है जो भी डेटा आना था, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनसून जब खत्म हो जाता है तो सीमेंट और माइनिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या माइनिंग एक्टिविटीज तेज हो जाती है। कैसे देख रहे हैं सर इन सभी को? डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। और पिछले कुछ दिन पहले ही हमने हमारे क्लाइंट्स को एससीसी रिकमेंड्स किया था उसी थीम को लेके कि भाई मानसून खत्म हो जाएगा, अब वापस से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या बाकी सारी एक्टिविटीज है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वैसे ही चालू हो जाएगी। तो आपको एलएनटी में भी उसका इम्पेक्ट अपन बाकी न्यूज को जोड़ो, रिजल्ट को जोड़ो, लेकिन एलएनटी के अंदर भी वो सारी एक्टिविटीज जो मानसून के कारण से थोड़ी बहुत रुकावट आती है वो अभी फास्ट हो जाएगी। तो नंबर्स भी जो है शायद अगले क्वार्टर के थोड़े थोड़े सबके इम्प्रूव आएंगे, और कंजप्शन जो है सीमेंट का भी है जो थोड़ा सा और अपवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। तो सीमेंट में ये आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक है, एसीसी है, और इंडिया सीमेंट है, ये सारी कंपनी जो है धीरे धीरे अपनी वॉच लिस्ट में लगाई हुई है। स्पेसिफिक एसीसी सीमेंट वैल्यू बाय के सबसे भी ठीक लग रहा है, तो एसीसी में स्पेसिफिक ध्यान दिया जा सकता है, अल्ट्राटेक में ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे इनके डेटा को वेटेड वॉच में थोड़ा लगाया हुआ है, कहीं भी कोई मूवमेंट मिलता है तो वहां पे एक वापस से पॉजिटिविटी अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है वहां पे भी अपन ऑलरेडी वॉच लिस्ट में लगाए हुए हैं, एलएनटी स्पेसिफिक वॉच लिस्ट में था हमारे। तो वो एक ट्रेंड है, और ये जैसे आपने डिस्कस किया ये ट्रेंड वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। अब कहीं ना कहीं पे इलेक्शन खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट का फोकस भी जो है वो वापस से अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर, वो भी वापस से वहां पे फोकस आने वाला है। तो आने वाले जो एक दो मंथ रहेंगे वो आपके उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, डिफेंस है, ये सेक्टर के अंदर फोकस करने वाले रहेंगे। क्योंकि ये जैसे इलेक्शन खत्म होगा बाद में वो वापस ही थीम चालू होगी, वहीं पे वही एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट का मेन फोकस रहेगा। तो वो थीम अपने को स्पेसिफिक देखनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो है वो रहेगा। बिल्कुल, तो हमें ये थीम ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन कुछ एक और खबरें जहाँ पर कि हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है उसमें है अदानी ग्रीन्स। यहाँ पर अगर देखें तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 5 गीगावाट सोलर पावर सप्लाई का ऑर्डर मिला है इनको, और इनकी सब्सिडी ने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। सर कैसे देख रहे हैं अदानी ग्रीन्स? एक्सपेंशन तो काफ़ी तेज़ी से कर रही है लेकिन शेयर एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। ये शेयर ऑलरेडी बढ़ चुका है, वैल्यू है यहाँ से, अगर किसको भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो स्लोली इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ से अपसाइड भी अपने को लगता है, लेकिन वो एक टेक्निकली लेवल भी देखे तो 17 से 1720 1740 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, उसके बाद में बाकी सारी एंट्रीज भी होगी या ट्रेडर भी उसमें वो स्टॉक्स को वो रडार पे रखते हैं। तो वो हिसाब से वैल्यू है, यहाँ पे भी एक अपसाइड वैल्यू बनता है, कम से कम 20% तक का अपसाइड जो है साल भर के हिसाब से इसमें भी देखने को मिल सकता है। अदानी ग्रुप है काफी कुछ फायदा गवर्नमेंट के ऑर्डर से भी अपने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान है। बट टेक्निकली 1720 1740 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें एक मोमेंटम बनेगा, तब इसमें शायद थोड़ा और फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, कुछ एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसमें सुनीता चौधरी जी रेगुलर व्यूअर हैं, हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैम आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह के आप शेयर बताती हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो इसी तरह से चमकता रहे। नूर नज़ीर जी हैं, ये बेनिन से हैं और बाहर से विदेश से हमारा शो डेली देखते हैं। हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। हैप्पी दिवाली सर आपको भी। और इनके पास अदानी पावर के कुछ शेयर हैं महेश सर 600 रुपीज़ के प्राइस के, और इरकॉन के कुछ शेयर हैं 255 रुपये के प्राइस के। एक साल का व्यू है सर, क्या करना चाहिए इनको? डेफिनेटली होल्ड है, दोनों स्टॉक्स फंडामेंटली ठीक है, और आपको इतना कुछ और ऐड कर सकते हैं तो ये जो भी थोड़ा डाउन साइड में मिलता है आप ऐड करिए। फिलहाल वो टेक्निकल मूव ना देख के आपको फंडामेंटल मूव देखने हैं और फंडामेंटल चीजें देखनी है। इरकॉन वैल्यूएशन वाइज ठीक है, यहाँ पे भी ऐड किया जा सकता है। अदानी पावर भी वैल्यूएशन वाइज ठीक लगता है, यहाँ पे भी ऐड किया जा सकता है। कोई भी टिप में थोड़ा थोड़ा आप ऐड इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे साल भर के अंदर वापस से आपके भाव के ऊपर से भी थोड़ा और अच्छा रिटर्न देगा। कम से कम इरकॉन में 275 से 290 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवेल अभी जैसे रेलवे के सेक्टर है, रेलवे में वापस से फोकस जो है मोमेंटम अपने को देखने को मिला। कल आरवीएनएल में मोमेंटम जनरेट हुआ था, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे वापस से रेलवे सेक्टर में रहेगा, और एयरकॉन वैल्यूएशन वाइज फंडामेंटल काफी बढ़िया लगता है।
फेरुकॉन में स्पेसिफिक आपको ऐड करना है तो फर्दर ऐड किया जा सकता है, अदानी पावर में भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स फंडामेंटल ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐड करिए, शायद हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न एक साल में देखने को मिले। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो फेडरल बैंक और कैनरा बैंक पर पूछ रहे हैं किस लेवल्स पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर। कैनरा बैंक, यस, इस लेवल पे आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत लगती नहीं है। कैनरा बैंक में इसके सब्सिडरी का आईपीओ भी पाइपलाइन में है, एक्सपेक्टेड है, नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो कैनरा बैंक यहाँ से ऐड किया जा सकता है। फर्दर 88-90 के करीब करीब स्टॉप लॉस रख के इसको ऐड करिए। आपके टारगेट 130 से 135 तक के अपन इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे तो ज्यादा बेटर है। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो कोचीन शिपयार्ड पर पूछ रहे हैं, काफ़ी सवाल आते भी हैं कोचीन शिपयार्ड पर, क्या करना चाहिए सर। देखिए, कोचिन शिपयार्ड का एक लेवल था जो बॉटम आउट होने का साइन था, वो ऑलरेडी आ चुका है। और कहीं ना कहीं पे हमने हमारे जो भी क्लाइंट्स रहते हैं तो उनको एक सजेस्ट भी किया था, ये 1380 के करीब करीब जब इसका ये लेवल आ रहा है तो ये एक बॉटम फॉर्मिंग का जो है एक लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड अब यहाँ से जो है ज्यादा डाउन साइड लगता नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वापस से 1750 से 1800 तक के लेवल जो है कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप रहता है अब यहाँ से एक करने का नजरिया रख के ट्रेड किया जा सकता है। अगर है तो आप होल्ड करिए, अपसाइड के लेवल आपको 1750 से 1800 तक के देखने को मिल सकते हैं। जी। पंकज पटवारी जी का सवाल है, बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली टू यू पंकज जी। टाटा टेक के लिए आपका व्यू क्या है, प्लीज़ बताएं सर। देखिए, ये स्टॉक्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर लेना है तो आप एक्यूमुलेशन जोन में रख लीजिए। फर्दर कि ये स्टॉक्स वैसे आपको हो सकता है कि अभी रिटर्न ना दे, थोड़े टाइम के बाद में दे। ये स्टॉक्स वैसे है कि इनकी जो भी प्रोडक्ट्स जो है कब जाके क्या क्लिक करेगा वो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये वैसी चीजें हैं जहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में रहेगा। फिलहाल एक स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में है, थोड़ा टाइम एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद में फर्दर अपसाइड रहेगा। 2 साल के नजरिए से अगर इसको एक्यूमुलेशन किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कम से कम 35 से 40% की अपसाइड तो अपने को देखने को आराम से देखने को मिल सकती है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉक 2 महीना 4 महीना परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उसके बाद में जब परफॉर्म करेगा तो वापस से आपको 35-40% दे दे। तो ये स्टॉक्स कि नेचर जो है, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के ये टाइप के नेचर जो है थोड़े से डिफरेंट है। तो ये अभी एक्यूमुलेशन जोन है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फर्दर आपका जो रिस्क है वो लो है कंपेयर टू अदर ग्रुप, टाटा ग्रुप के नाम से। तो मेरे हिसाब से ये एक्यूमुलेशन चल रहा है और आपको 2 साल के नजरिए से ऐड करना है तो आराम से कर सकते हैं।